और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी आप कट ऑफ की चर्चा किए तो कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करती है। आपका कैटेगरी भी इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी हो जाता है। जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, इसके बाद ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो बोर्ड बाय बोर्ड कट ऑफ स्टूडेंट का वेरी करेगा। कि ग्रुप डी में जो कंडक्टिंग एजेंसी है, इस बार है कि NSEIT का एग्ज़ाम लेने की प्रबल संभावना है। हालांकि आधिकारिक तौर पे रेलवे इसकी सूचना नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है, तभी लोग अनुमान भी लगाते हैं। अगर NSEIT एग्ज़ाम कंडक्ट की तो ये मान करके चलिए कि 20 सितंबर तक में आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का स्टार्ट हो सकता है। तो ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं समझना है, लेकिन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख करके उस पर हमको विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है और विशेष प्रैक्टिस की वहाँ पर ज़रूरत है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। NTPC 2019 की बहाली, जिसमें तकरीबन 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, परीक्षा समाप्त हो चुकी है। दिसंबर 2020 से CBT 1 का शुरुआत हुआ और जुलाई के आखिरी तक चला। तकरीबन 7 चरणों में ये परीक्षा समाप्त हुई और अब कल यानी 16 अगस्त को इसका आंसर की जारी किया गया। उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी ये सवाल हमसे कर रहे थे कि नवीन सर से पता कीजिए कि कट ऑफ कितना जा सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग के संस्थापक नवीन सर सीधे जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है लाइव बिहार में। सबसे पहले तो मैं लाइव बिहार चैनल को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के डिस्कशन के लिए मेरे पास आए और हम पर विश्वास किए। और प्लेटफॉर्म कोचिंग की तरफ से उन तमाम छात्रों को जिन्होंने एग्ज़ाम दी होगी, उनको भी आगामी रिजल्ट के लिए, अभी तो कट ऑफ दिया गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जिनका भी जो डिजर्व करते हैं उनका रिजल्ट इसमें ज़रूर होगा। और इसी पर हम अभी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो यही सर, कट ऑफ के बारे में अब सवाल हो रहे हैं। आंसर की तो जारी हो गया, कट ऑफ क्या जा सकता है और इसके आधार क्या हो सकते हैं? जैसा कि आप बोले अभी कि लगभग 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे, तो स्वाभाविक है कि 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे और अप्रोक्स देखा जाए तो किसी सीटिंग में आपका 45% बच्चों की उपस्थिति रही, किसी में 50 भी, 52-55%। लेकिन अगर एवरेज माना जाए तो अप्रोक्स मान करके चल सकते हैं कि 50% स्टूडेंट एग्ज़ाम में उपस्थित रहे। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो अपना अनुमान है कि 55-56 लाख स्टूडेंट ओवरऑल एग्ज़ाम में अपीयर हुए और 33,000 प्लस इसमें आपका सीट है, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मिला करके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका ये हो जाता है कि 20 गुना इसका रिजल्ट दिया जाएगा और करीब 7 लाख रिजल्ट दिया जाएगा। तो 7 लाख रिजल्ट कम रिजल्ट नहीं होता है, 7 लाख रिजल्ट बहुत रिजल्ट होता है। और एक तरह से देखा जाए तो 8 स्टूडेंट पर लगभग 1 स्टूडेंट को लिया जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी आप कट ऑफ की चर्चा किए तो कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करती है। अभी तो आप देखेंगे यूट्यूब जब खोलेंगे तो ढेर एकदम लग गया है कि इतना सारा इस पर वीडियोज़ बन रहे हैं और ठीक ठाक ही डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाए हैं। इसमें कारण बहुत सारा है। तो हम कट ऑफ पर चर्चा कर रहे थे कि कट ऑफ इस बात पर निर्भर करेगी कि बोर्ड का सिलेक्शन आप क्या किए हैं। बोर्ड का सिलेक्शन इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज किस बोर्ड में कितनी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उस बोर्ड में कितने अपीयर हुए हैं, इसके बाद जो आप एग्ज़ाम दिए हैं उस सिटिंग में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, ये सब एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बाद इस बात पर भी निर्भर करेगी, आपका कैटेगरी भी इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी हो जाता है। जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, इसके बाद ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो बोर्ड बाय बोर्ड कट ऑफ स्टूडेंट का वेरी करेगा। ये नॉर्मलाइजेशन इसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है? मैं अभी यही कहना चाहता था कि सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर बात आकर के ठहर जाती है कि नॉर्मलाइजेशन बाबा यहाँ पर क्या करना है। हालांकि अगर आप पिछले एग्ज़ाम कुछ आप देखेंगे तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ALP टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था। ALP टेक्नीशियन में दिक्कत क्या हुआ था कि वहाँ क्वेश्चन के लेवल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल था। एक सीटिंग में बहुत आसान था, दूसरे सीटिंग में बहुत ज़्यादा टफ था, तो कहीं मॉडरेट करके क्वेश्चन दिया गया था। तो उस स्थिति में 25 से लेकर 35 मार्क्स तक का अंतर हो गया था, कहीं कहीं 40 मार्क्स तक का फ्लक्चुएशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो गया था। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन का सवाल है, इस बार जो हम क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है।
एक हमको लगता है 21-22 फरवरी को हुआ था, उसका क्वेश्चन हम देख रहे थे सेकंड सीटिंग का, वहाँ थोड़ा सा हमको टफ लगा। इसके बाद जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ लास्ट फेज का, उसमें लास्ट डे का जो एग्ज़ाम था, तो उस दिन का क्वेश्चन हमको टफ लगा। बाकी का क्वेश्चन का लेवल में बहुत ही कम अंतर था। तो ऐसा आप मान करके चल सकते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 5 से 10 मार्क्स का वेरिएशन मैक्सिमम होगा। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है, ये तो हम बोलना नहीं चाहते थे कि कट ऑफ से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। हम जैसा कि बताए कि बोर्ड बाय बोर्ड ये वैरी करेगा। तो आप अप्रॉक्स मान करके चल सकते हैं कि जो स्टूडेंट 55 मार्क्स ला रहा है, अच्छा, 55 से लेकर के 65 तक का एक हम रेंज बनाते हैं। इस बीच में जो भी स्टूडेंट हैं वो होप कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट आ सकता है। इसमें 2-3 मार्क्स वैरी भी कर सकता है। पिछले बार भी जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ 54 वाले का भी रिजल्ट हुआ था, कुछ बोर्ड में 52-53 वाले का भी रिजल्ट हुआ। तो यहाँ पर भी पिछले बार की अगर तुलना हम करें तो उसके 2016 का, तो उसके बनस्पत यहाँ थोड़ा सा और बच्चे कंफर्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ 18,000 समथिंग पोस्ट का वैकेंसी निकला था, लेकिन बाद में 4,000 को कट कर दिया गया था, तो ओवरऑल 14,000 था। लेकिन उस बार के बनस्पत यहाँ लगभग दुगुना सीट है, और लगभग जो ओवरऑल अपियर स्टूडेंट भी हो रहे हैं तो उस बार से कम हो रहे हैं। अच्छा। इसलिए उस बार के बनस्पत भी कट ऑफ कम जाने की संभावना है। इसलिए किसी स्टूडेंट का 52 आ रहा है, 53 आ रहा है, 54 आ रहा है, अगर वो कैटेगरी में है तो वो भी बच्चे होप कर सकते हैं। 55 प्लस वाले 55 नंबर जो ला रहे हैं बच्चे, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल वहाँ ज़्यादा रहा होगा तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो दौर में आ जाएंगे। तो इसलिए जिन बच्चों का भी 55 से जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मार्क्स, उतना ही ज़्यादा कन्फर्म रह सकते हैं कि मेरा रिजल्ट होगा ही होगा। वैसे 55 प्लस वाले अपने को सेफ मान करके चल सकते हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम दौर में आ जाएंगे। अच्छा, ये अभी तो आंसर की जारी हुआ है, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा? रिजल्ट कब तक हम देखने को मिल सकते हैं हमें? अब देखिए, नियम तो यही होता है जैसा कि पिछला हम देखते आ रहे हैं कि जैसे अभी आंसर जारी किया है, क्वेश्चन फिर रेज करने का समय दिया जाएगा, ऑब्जेक्शन रेज करने का। इसके बाद 20 से 30 दिन के अंदर मेरे ख्याल से इसका पहला चरण का रिजल्ट आ जाना चाहिए, और उसके 1 महीने के बाद में आपका फिर हो सकता है कि CBT 2 का एग्ज़ाम का डेट दे। जनरली यही होता है। लेकिन अब स्टूडेंट को यहाँ ये कन्फ्यूजन है कि इस बीच में सर ग्रुप डी का अगर हमारा एग्ज़ाम होते रहेगा तो क्या CBT 2 संभव है? तो वैसे स्टूडेंट को हम ये बताना चाहेंगे, थोड़ा सा हम ग्रुप डी का भी इसमें ले लेते हैं एक लाइन, कि ग्रुप डी में स्टूडेंट को अभी ये मन में चल रहा है, या सीधा सा समझिए कि ग्रुप डी में जो कंडक्टिंग एजेंसी है, इस बार है कि NSEIT का एग्ज़ाम लेने की प्रबल संभावना है। हालांकि आधिकारिक तौर पे रेलवे इसकी सूचना नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है, तभी लोग अनुमान भी लगाते हैं। अगर NSEIT एग्ज़ाम कंडक्ट की तो ये मान करके चलिए कि 20 सितंबर तक में आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो सितंबर अक्टूबर कंप्लीट SSC वालों के लिए बुक है। उस परिस्थिति में उसके बाद ही एग्ज़ाम जाने की संभावना है। लेकिन हमको लगता है कि NSEIT एग्ज़ाम लेगी और 20 सितंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम लंबा चलना है, 2 से 3 महीना कम से कम चलेगा। लेकिन चूंकि इसमें 7 लाख स्टूडेंट का ही दूसरे चरण का एग्ज़ाम लिया जाना है, तो 3 से 4 दिन काफ़ी है इसका CBT 2 का एग्ज़ाम लेने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रुप डी के बीच में भी संभव है कि 1 सप्ताह का गैप करके बीच में CBT 2 का एग्ज़ाम निकाल सकता है। तो सर आगे CBT 2 के लिए अभ्यर्थी तैयारी कैसे करें, ये भी एक बड़ा सवाल है, उनके सामने खड़े हो रहे होंगे। तो जैसा कि सारे स्टूडेंट को पता है कि CBT 2 का जो सिलेबस होता है वहाँ 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाना थोड़ा स्टूडेंट के लिए समय का अभाव वहाँ पर रहता है, थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर टफ इस मामले में होता है कि टाइम के मामले में, लेकिन क्वेश्चन के लेवल को जनरली थोड़ा सा कम कर दिया जाता है कि बच्चे 90 मिनट में 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाएँ।
तो इसलिए देखा गया कि ग्रुप डी का जो क्वेश्चन का लेवल है, अगर पिछले बार का 2016 का अगर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, कुल 9 सीटिंग में इसका एग्जाम हुआ था, तो उसका लेवल कहिए तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के CBT 1 के बनस्पत कहीं ना कहीं लेवल में ज़रूर कमी ही था। इसलिए उसके लिए निश्चिंत रहें। और मेरा बच्चों से ये चीज़ें सजेशन होगा कि चूँकि 35 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाना है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाना है, तो ये 2 पेपर एकदम अति महत्वपूर्ण आपके लिए है। ये स्कोरर सब्जेक्ट भी रहा है। यहाँ जितना अधिक से अधिक आप स्कोर लाएंगे तो ओवरऑल आपका स्कोर बढ़ेगा। बाकी 50 क्वेश्चन में 12 से 14 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से रहना है, 7, 8, 10 क्वेश्चन लगभग करेंट अफेयर से रहना है, 20 से 25 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके मिला करके रहना है। तो ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं समझना है, लेकिन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख करके उस पर हमको विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है और विशेष प्रैक्टिस की वहाँ पर ज़रूरत है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और अभी 80 to 90% बच्चे कॉमन हैं जिनका ग्रुप डी का भी आगे एग्जाम है। तो एनटीपीसी CBT 2 अगर सीरियसली लेते हैं तो ग्रुप डी का अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। खाली साइंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देंगे तो वो 100% काम चलेगा, क्योंकि यहाँ ग्रुप डी में आपका 25 क्वेश्चन मैथ से पूछेगा तो यहाँ 35 पूछेगा, ग्रुप डी में 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा तो यहाँ 35 क्वेश्चन पूछना है। तो ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो कम वाला तो ऐसे स्वतः इसमें आ जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। और जिन बच्चों का लगता है कि हमारा 52 नंबर ही आ रहा है, 55 नंबर ही आ रहा है, तो वैसे बच्चे भी अगर सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं, खुदा न खास्ता अगर उनका रिजल्ट मिस भी करता है तो ग्रुप डी के लिए उनका तैयारी होता चला जाएगा। बहुत फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अभी से आप इग्नोर कर दीजिएगा, अचानक रिजल्ट दिया जाएगा, पता चलेगा कि 1 महीना का ही मात्र एग्ज़ाम का बचा है, तो उस समय आपको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए सारे स्टूडेंट को मेरा सजेशन होगा कि अभी से लेके 2-3 महीने का समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बीच में बिहार SI का भी एग्ज़ाम हो जाना है, बिहार SSC की भी वैकेंसी आने वाली है, रेलवे NTPC CBT 2 है, ग्रुप डी है और कई छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं। तो इसलिए अभी का 2-3 महीना अगर आप मैक्सिमम समय का यूटिलाइज करते हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, अधिक से अधिक सीरियसली तैयारी करते हैं, तो आने वाला भविष्य आपका बहुत सुखमय हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2-3 महीना टाइम अगर आप किसी भी कारण से आपका वेस्ट जाता है तो समझिए कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए कोचिंग भी पूरी तरीके से आपके लिए तैयार है और हम लोग तो हमेशा बच्चों के हित में काम करने का प्रयास करते हैं, मिनिमम फ़ी में मैक्सिमम बच्चों को लाभ देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए सेट वगैरह अभी लगातार CBT 2 के लिए स्टार्ट है, ग्रुप डी के लिए स्टार्ट है, तो वो सब तो जो होना है ऑनलाइन भी अपना प्लेटफॉर्म ऐप पर चलता है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग में ही आकर के आप बेहतर कर सकते हैं, घर पर भी रह करके बहुत बेहतर किया जा सकता है। लेकिन प्रॉपर वे में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसका रिजल्ट बिल्कुल आपका भिन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने लगभग हर पहलू पर बात किया। NTPC CBT 1 और उसका कट ऑफ किया जा सकता है, कौन से आधार वो हो सकते हैं जो कट ऑफ को वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा CBT 2 में आप तैयारी कैसे करें, ग्रुप डी की भी बात की सर ने, SI की भी बात की। तो ज़रूरी है कि जो बातें आपसे कही जा रही है और जो जानकारियाँ दी जा रही है कि तैयारी कैसे करनी है, तो आप इस पर अमल करें, क्योंकि आखिर में आपको ही पढ़ना है, आपको ही तैयारी करनी है, आपको ही परीक्षा देना है। तो रुकना नहीं है, लगे रहना है। और ऐसे ही तमाम अपडेट तो हम आपके साथ हमेशा साझा करते रहेंगे। नवीन सर हमारे साथ आगे भी हमेशा जुड़े रहेंगे। तो आप भी बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।